हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोग उससे एक कदम ज़रा आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े थे। पहला पढ़ा था रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा पढ़ा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा जो अपना मेन मुद्दा था वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। लेकिन बात ऐसी आती है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा था और बेसिकली जाना था कि ये होता क्या, ये भला क्या है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात करने वाले हैं और इसमें होने क्या वाला है, हम लोग आज के वीडियो में जर्नल एंट्रीज समझेंगे इस चैप्टर में जो जो पास की जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए मटेरियल पूरा तैयार करके रखा हुआ है, इन्हीं में आपकी दुनिया बसती है। और अगर कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती हैं तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उन पे हम लोग वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये इतना तो भरा भरा हुआ है यार, ये इतना स्पेस छोड़ क्यों दिया है। ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज इन केस कोई अगर हमको किसी जर्नल एंट्री के पीछे का कंसेप्ट जानना होगा तो मैं आपको इस पोर्शन में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई बिना इंतजार किए शुरू कर देते हैं हम लोग। अपना मेन वर्क जो है वो हम लोगों को आज करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हैं ये सारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जो पास की जाएंगी और इस पे हम लोग अच्छे से चलो बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो ये पहली जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं ऐसे। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जर्नल एंट्रीज जो है इसी बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग इसका स्नैपशॉट लेकर के खुद भी नोट डाउन कर सकते हो। प्लस अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के पास, और आप वहां से जाकर के इसका जो फोटो होगा आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी जर्नल एंट्रीज मिल जाएंगी। तो खैर शुरू करते हैं। जैसे पहला वाला हम लोगों की पहली जो जर्नल एंट्री हम लोगों की क्या है, फॉर रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अब हम लोगों की लायबिलिटीज यहाँ पे कम होगी। जैसे सपोज मान लो कोई हम लोगों का क्रेडिटर था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता तभी है जब कंपनी की हालत अच्छी नहीं होती है। जैसा कि आपको मालूम है, कंपनी जब बर्बाद होने लगती, थोड़ा डाउनफॉल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, कई सारे लॉसेस इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाकर के हम लोगों की जो कंपनी होती है उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की उसकी नौबत आती है। तो एक बात बताना भाई, जैसे हम लोगों की जो लायबिलिटीज, सपोज कोई क्रेडिटर है, अब उसे मालूम है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यानी कुछ अच्छी हालत तो है नहीं, तो उसने क्या करेगा, अगर कोई क्रेडिटर है मान जाएगा कि ऐसा है, चलो ठीक है, पहले मुझे कुछ दे रहे थे अब थोड़ा कम दे देना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम हम लोगों की लायबिलिटीज को हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ जाता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब पूछ रहे हो कि ऐसा है, दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये क्रेडिटर कौन सा क्रेडिटर है जो कोई मानेगा। क्यों क्रेडिटर मानेगा कि भाई ऐसा है, मुझे पहले 1 लाख रुपए देने थे, अब तुम मुझे 50,000 दे दो। एक बात बताओ, सपोज करो तुमने किसी इंसान को कुछ पैसा दे रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अब आपके ऊपर बात आने वाली है तो आप अच्छे से समझोगे। ये होता है, ये लॉजिक है, आप समझो बात को। सपोज आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं। अब होता क्या है, वो उस इंसान की बिल्कुल हालत चरमरा चुकी है, वो आपको 1 लाख नहीं दे पाएगा, आपको केवल 50,000 दे पाएगा। उसने बोला कि भाई 50,000 तू रख ले, तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं, मेरे को 50 नहीं चाहिए, मुझे को 1 लाख ही चाहिए। लेकिन वो 1 लाख दे ही नहीं सकता, क्या कर लोगे? कत्ल कर दोगे उसका क्या? तो ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? तुम उससे यही कहोगे ना, चल भाई 50 ही सही दे दे, 1 लाख नहीं देगा 50 तो देगा। तो इस तरह आप मान गए। आप माने कि नहीं माने कि मुझे कम दे दो? आप भी तो किसी के क्रेडिटर थे, लेकिन आपने क्या माना कि भाई इतना नहीं तो इतना ही दे दे। तो इसी तरह एक कंपनी का क्रेडिटर भी मान जाता है कि इतना पहले पैसा मुझे देना था, लेकिन चल अब उससे कम दे दे, क्योंकि कंपनी जो है अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हालत में है, तो कोई अच्छी हालत तो उसकी यानी कि नहीं है। अब समझो, ये एंट्री क्लियर हो गई हम लोगों की। अब आते हैं हम लोग इस पे, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। कभी कभी होता क्या है, कोई क्रेडिटर एक आध होते हैं बहुत सारे चालू टाइप के। बात समझना, वो लोग चाहे हालत चाहे जैसी भी हो कंपनी की, उन्हें मतलब नहीं होता। वो कहेंगे लाओ भैया मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा दे दो। उन्हें मतलब नहीं होते ना पंगे वाले कुछ लोग। पीपुल आर वियर्ड यार। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई क्रेडिटर हम लोगों को कंपनी का निकल सकता है जो कह दे चल पहले इतना देना था, पहले 1 लाख देना था, मुझे 1.5 लाख चाहिए, और कंपनी को देना भी पड़ सकता है। तो इसलिए उनकी लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा। ये पंगे वाले लोगों के लिए है और इसमें कुछ नया एक्सप्लेन करने को नहीं है।
फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब क्या हो रहा है, उस समय सपोज रिकंस्ट्रक्शन जब भी हो रहा था तो एसेट्स की वैल्यू को क्या कहते हैं घटाना बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे सपोज भाई ये मार्केट वैल्यू पे मोस्टली होता है कि जब भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा होता, क्या पता कोई एसेट होती उन लोगों की, कोई मशीनरी होती, वो उनके पास 2 लाख रुपए की पड़ी थी। सपोज कोई मशीनरी उस समय उनके पास 2 लाख रुपए की पड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन उनको जब उन लोगों ने मार्केट रिसर्च कराई ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस के टाइम, तो उनको पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू इस समय 3.5 लाख रुपए है। तो जो ये 1.5 लाख का इंक्रीज आया है, ये इसी की वजह से आया है। तो ठीक है, तो हम लोगों को कभी एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ सकती है। तो हम लोगों की एंट्री क्या पास होगी, सन्ड्री एसेट्स टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम लोग एसेट्स की वैल्यू को गिराने वाले हैं। सिंपल केस है यार, सपोज करो यहाँ पे मार्केट वैल्यू सेम इसका वाइसे वर्जा है। देखो मशीनरी 2 लाख की थी, उन्हें पता चल रहा है कि 50,000 की बची है, मार्केट वैल्यू पहले ज्यादा निकल आई, अब कम निकल आई, तो जो हम लोगों का 1.5 लाख रुपए का डाउनफॉल हुआ, ये इसी के कारण हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे और हम लोगों की एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स। क्योंकि जब भी एसेट्स हम लोगों के कम होते हैं, माइनस किए जाते हैं, तो एसेट्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है और कुछ नहीं, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, और कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे से पूछो। ये मत सोचो कि यार इतना ही है, तुम्हें बेसिक से पूछना है तुम वहां पे पूछ सकते हो, यार फ्री टू आस्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो कई सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, कहीं स्कीम पास करानी है, कोर्ट कचहरी के केसेस, इन सब चीजों की, लॉयर की फीस, दुनिया भर की चीजें। तो क्या करना होता है, हम लोगों के रिकंस्ट्रक्शन के कुछ खर्चे निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताना, ये खर्चे तो हम लोगों के पास पहले से बुक्स में थे क्या? क्या हम लोगों की जो बैलेंस शीट थी वहां पे ये खर्चे तुरंत पहले के थे क्या? पहले से तो थे नहीं। तो एक बात बताना, ये खर्चे हम लोगों के बिल्कुल अभी अभी करंट रिकंस्ट्रक्शन होते समय अराइज हुए। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश से या बैंक से, जैसे भी पे किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये एंट्रीज 5 आपको समझ में आ गई होंगी ना? परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। हम लोग क्या करने वाले हैं, 6, 7, 8, 9, अभी हम लोगों के पास 9 एंट्री है और सारी की सारी एंट्रीज कराने के बाद मैं जल्दी से एक रिकैप भी कराऊंगा और लास्ट क्लास का भी थोड़ा बहुत आपको एक इंट्रो जल्दी से दे दूंगा। ठीक है, देखो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज वेव्ड। अब एक बात बताओ, यहां पे कुछ नई और मजेदार चीज आई है अपने पास। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, कि सिंपल सी बात है, ये एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होती हैं। ये क्या हम लोगों की एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। अगर ये होता है तो ये हो सकती है, या फिर इसके ना होने पे ये हो सकती है। ठीक है, और एक चीज कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये होता है कि ये हम लोगों की बैलेंस शीट में नहीं होती है, हम लोगों की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये। समझ में आती है बात? तो आंसर मतलब ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, और हम लोगों की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, तभी इनको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वेव हो गई, यहां पे बात ये होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वेव हो गई। वेव का मतलब तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। वेव होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोड़ दिया जाना, या फिर कह दिया जाए कि आप इसको रहने दो, ये नहीं होगा, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वेव हो गई। अब सपोजिटली आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया। एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा लेते हैं। आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने, आपका कोई भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसने केस कर दिया, किसी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो केस कर दिया गया आपकी कंपनी के ऊपर। अब ये बताओ मेरे भाई, तुमने उस आदमी को बुलाया अपने पास, तुमने बोला यार भाई चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और साथ में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और बात को समझा लेते हैं। ठीक है, आपस में थोड़ा सा कहते हैं ना, मैटर को खत्म करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है
कि आपने बातचीत करी, आपने बोला यार कंपनी की हालत तुम देख रहे हो, चौपट चल रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की नौबत आ चुकी है। तो ऐसे में वो इंसान थोड़ा दरिया दिल है, अगर बात समझना, ये बहुत ही भावनाओं के ऊपर बेस्ड चीज है। अगर वो इंसान थोड़ा सा दरिया दिल है, वो पिघल जाता है जल्दी, अपना दिल किसी को भी दे बैठता है। प्लीज यार अदरवाइज मत लेना यार इसको, ठीक है। वो अपना दिल किसी को भी दे बैठता है, आप बहुत दिल उसका पिघल गया आपकी बातें सुन के कि अरे बेचारे की तो कंपनी जो है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है यार, अब तो इसकी इतनी वैसे बुरी हालत है और मैं इससे कोर्ट केस करवा रहा हूं, मैं कोर्ट केस कर रहा हूं, उसके ऊपर इसके ऊपर और बर्डन आ जाएगा और इसको पैसा देना पड़ सकता है। तो तुमने उसके मन की हालत समझी जो कंपनी का मालिक था, और तुमने अपनी दरिया दिली के चलते तुमने अपनी जो लायबिलिटी हो रही थी उसको तुमने वेव कर दिया। तुमने कहा कि अब तुम्हें भाई मेरे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, जा तू जी ले, तू अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा ले, मैं अपनी तरफ से कोई बर्डन नहीं डालने वाला तुझ पे। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल था, किस वजह से कि कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव हो गई। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या, वो कोर्ट केस करता, ठीक है, अगर हार जाता वो तो उसको पैसा देना पड़ जाता, लेकिन चूंकि पहले ही बात हो गई कि ऐसा है मेरी दरिया दिली है, अब तू रहन दे, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट केस तुम्हारा कैंसिल, कोर्ट केस ही खत्म कर दिया उसने, केस अपना वापस ले लिया, तो पैसे देने की तो कोई बात ही नहीं बनती। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव हो गई। अब एक बात बताना, इसका अकाउंट्स की बुक्स में क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या ये अकाउंट की बुक्स में कोई इफेक्ट डालने वाला है? द आंसर इज अ बिग नो, बहुत बड़ा नो है ये, समझ लो इस बात को, बहुत बड़ी ना है ये, बहुत बड़ी ना है ये, बहुत बड़ी ना है ये। कैसे ये बहुत बड़ी ना है? अब मेरी बात समझो, तुम्हारी जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं क्या वो बैलेंस शीट में आती हैं? अभी अभी बताया, तुम्हारी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती हैं। जब वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती तो वो खत्म हो जाए तो क्या मतलब है तुमको? जो चीज बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में पहले से थी ही नहीं, अगर वो वेव कर दी गई, उसे खत्म कर दिया गया, तो क्या तुम्हारी बैलेंस शीट में या अकाउंट्स की बुक्स में तुमको एंट्री मारनी पड़ेगी क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? नो एंट्री। ना 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 ना, याद है वही वाला? 3 लोग थे, अनिल कपूर, सलमान खान और तीसरा कौन था यार, वो एक्टर अभी आता नहीं है, क्या नाम है यार उसका? छोटे में बहुत आता था जब छोटे थे हम लोग, आज से 12-13 साल पहले, फरदीन खान, ठीक है ना। अभी शायद उसका सुना है कि वो वापसी करने वाला है, लेकिन आई डोंट नो कि कब करेगा। लेकिन मतलब ये 3 एक्टर्स थे, तो नो एंट्री से मुझे वही याद आ जाता है। खैर, तो अब ये तो समझ लो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी ये हो गई। अब तुम्हारे क्वेश्चंस जो आएंगे, जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होगे, तो तुम्हें कंटिंजेंट लायबिलिटी किस टाइप की दी होगी, तो क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हें एग्जांपल्स नहीं पता, तो एग्जांपल्स भी सुन लो। एग्जांपल्स क्या क्या है प्लीज इनको नोट कर लेना मेरे भाई और उनकी बहनें। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या क्या है? लायबिलिटीज फॉर कोर्ट केसेस, जैसा हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया। कैपिटल कमिटमेंट, ओ हो, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है। कैपिटल कमिटमेंट कुछ नया है, कैपिटल कमिटमेंट कुछ नया। कमिटमेंट का वर्ड, कमिटमेंट वर्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुमको, या फिर कुछ अजीब सी फीलिंग दे रहा है? बताओ यार, सोचते रहो यार। कैपिटल कमिटमेंट क्या बोल रहा है? कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटेड है कोई तुम में से कोई क्या? हाँ, जो जो कमिटेड होंगे गारंटीड बता रहा हूं, उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से सोचो जरा, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ सोचो। तो एक बात बताना, ये जो तुम्हारी कमिटमेंट है, ये वो वाली कमिटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो तुम लोग अपने क्या कह सकते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं उनके साथ लगे हुए हो, उस कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे कैपिटल कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि मैंने ये जो पोर्शन छोड़ रखा है उसका भी कुछ फायदा निकले। देखो 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 देखो, देखते रहो क्या से क्या हो गए हम, हैं क्या से क्या हो गए हम। आओ देखो इधर, कैपिटल कमिटमेंट समझते हैं बात को। कैपिटल कमिटमेंट्स, कैपिटल कमिटमेंट्स। अब देखो क्या है कैपिटल कमिटमेंट का, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है
जिससे तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। किस लिए? एक बिल्डिंग तुम्हें कंस्ट्रक्ट करानी है, उसके लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का। ठीक है, 20 लाख रुपए का तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और तुमने उससे बोला कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तुमने बोला कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। ये होती है एक तरह की कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल कमिटमेंट इन द सेंस, ये बिल्डिंग हम लोगों की बन रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है या नहीं? इसको हम लोग शॉर्ट में कैपेक्स भी बोलते हैं। ये हम लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही तो आता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है, मशीनरी लगवानी है, दुनिया भर की इस टाइप की चीजें जो एक से कहीं ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक हम लोगों को बेनिफिट दे सकती है, तो वो किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल कमिटमेंट इसी को बोलते हैं। कमिटमेंट क्या? तुमने कर दिया एक वादा। वादा यानी कि क्या? प्रॉमिस। गाना सुना ना, वादा न तोड़। खैर देखो, तो वादा ना तोड़, अभी वादा टूटा नहीं है, लेकिन ये जो वादा किया गया है ये भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ही तो है। अभी जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बात को ध्यान से सुनो, ये 3 बार 4 बार मैं एक बात को रिपीट करता हूं, यहाँ पे कोई मनोरंजन का माहौल क्रिएट करने के लिए नहीं करता हूं। इसके पीछे ये होता है कि बार बार उस चीज पे तुम ध्यान दो। जब भी मैं कोई भी बात 4 बार बोलूं, 5 बार बोलूं, तो ये मत समझना ये इंटरटेनमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये समझ लेना कि मैं कुछ यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट इससे कहना चाह रहा हूं कि इस चीज पे जरा थोड़ा सा और फोकस करो। बात समझे? तो क्या बोला मैंने? वादा करा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई ऐसा है, आपको 20 लाख रुपए में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 20 लाख रुपए तो उसको तुम तब दोगे ना, जब 20 लाख रुपए तो तुम उसको तब दोगे ना जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, पूरा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्पेंस हो जाएगा। हाँ या ना? तो फिर एक बात बताना, ये फ्यूचर लायबिलिटी है नहीं, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हमारे पास आता है, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट आता है। क्या? कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तब ही हम लोग आपको 20 लाख रुपए देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बीच में टूट भी जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से चले भी जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे 20 लाख रुपए का जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो इन केस जब कंप्लीट होता है तभी तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो एक तरह की ये क्या हो गई हम लोगों की? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आया किस तरह से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? फिर से जल्दी से 2 मिनट के अंदर कैसे है कि कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तभी कंपनी 20 लाख रुपए देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो ये अभी तक हम लोगों की लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में नहीं होती है। समझ में आई बात? बात को समझ लिया? ठीक है। और भी इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से लेके डिस्कस जब भी करेंगे हम लोग, करेंगे AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे मत जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जिस टॉपिक पे हम लोग उसी टॉपिक पे रहते हैं। खैर देखो, तो यहां पे समझ में आया। और हम लोगों के पास ये चीज होती है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। यार प्रेफरेंस डिविडेंड का तो बहुत ईजी है। एक बात बताऊं, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक बात समझना, बाकी प्रेफरेंस शेयर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। बताते हैं, रुको। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। जल्दी क्या देखो यार, पहले रफ तो कर लो। बोल रहे हो कि दिखा 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 बोल रहे हो, रफ नहीं कर रहे हो यार। देखो, जो हम लोगों के स्पेशल टाइप के एक शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हम लोगों के होते हैं, अबे यार कट गया यार, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हम लोगों के होते हैं यार, ये देखो, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इनमें सपोज तुम्हारी 4 लाख की कैपिटल थी। ठीक है, 4 लाख की तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 10% के रेट पे। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हम लोग तभी तो डिविडेंड पे ऑफ करेंगे जब हम लोगों के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। ठीक है, और सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी छोड़ो, जब हमारे पास कैश अवेलेबल होगा तभी तो उनको देंगे ना। वो डिविडेंड तो उन्हें कैश में ही मिलने वाला है ना। तो एक बात बताना,
सपोज करो 10% के हिसाब से इनका एक साल का कितने का बनता है, 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का इनका एक साल का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है। प्रेफरेंस डिविडेंड इनका पीडी जो होता है ये एक साल का 40,000 बनता है। लेकिन कंपनी ने बोल दिया कि मेरे पास कैश नहीं है, उसके पास उस समय कैश नहीं है, तो ये जो 40,000 रुपए हैं ये लोग साइड में किनारे करके एक अपने दिमाग में रख लेंगे कि यार ये 40,000 रुपए हमें अभी नहीं पे करे, लेकिन जब कैश हम लोगों के पास होगा तो हम लोग पे करेंगे। तो 40,000, फिर अगले साल हुआ, फिर 40,000 का आया होगा, फिर कैश नहीं था तो फिर 40,000 इकट्ठा हो गया। तो ये जो 80,000 रुपए इसी तरीके से एंड सो ऑन, जब तक उनके पास पैसा नहीं आ जाता, कैश अवेलेबल नहीं हो जाता और वो डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक तरह की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि जब उनके पास आगे कैश आएगा तभी इसको पे किया जाएगा, अदरवाइज तब तक ये इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, अब बात समझना किस तरह से प्रेफरेंस डिविडेंड सपोजिटली उन्होंने हो गया कि ऐसा है, वेव कर दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड। जो तुम्हारे 80,000 के प्रेफरेंस डिविडेंड था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी अपने दरिया दिल निकले। उन्होंने क्या कहा, जा नहीं चाहिए या फिर थोड़ा कम चाहिए, तो उन लोगों ने अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को क्या कर दिया, वेव कर दिया। सपोज 80,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लेने थे, लेकिन उन्होंने अपनी दरिया दिली के चलते कि यार कंपनी की हालत पतली हो रखी है, तो एक काम करते हैं 80,000 तू मुझे रहन दे, या फिर तू 80,000 छोड़, तू मुझे बस 20,000 दे दे या 40,000 दे दे, जितना भी अमाउंट। तो जो उन्होंने वेव कर दिया है, तो ये तो ऑलरेडी बुक्स में नहीं था, तो जो वेव कर दिया उसकी भी नो एंट्री होगी। इसी तरीके कैपिटल कमिटमेंट के केस में होगा, इसी तरह कोर्ट केसेस के केस में होगा। बिल डिस्काउंटेड नॉट एट मैच्योर्ड। अब एक बात समझना, बिल डिस्काउंटेड वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको जरा जल्दी से समझ लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हम लोग, जल्दी से समझ लो। होता क्या, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने चलो लिख ही देते हैं, बिल्स रिसीवेबल हुआ करते थे, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें एक चीज होती थी बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल। वहां पे एक फैसिलिटी तुम लोगों को मिलती थी कि तुम बिल्स रिसीवेबल को बैंक से जाकर के डिस्काउंट भी करा सकते हो बिफोर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैच्योरिटी डेट से पहले तुम बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा सकते हो। अब सपोज बताओ बिल रिसीवेबल तुम्हारे पास 5,000 रुपए का था, ठीक है यार क्या हो रहा है, 5,000 रुपए का था और तुम इसको गए डिस्काउंट कराने, तो तुम्हारे पास एक एंट्री आती है, तुम अपनी बुक में एक एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था, कुछ तुम्हारे होते थे डिस्काउंटिंग चार्जेस, याद करो, ठीक है, जो तुम्हें देने पड़ जाते थे, या फिर कह सकते हो बिल का जो अमाउंट था उसी से डिडक्ट कर लिए जाते थे। 2 बिल्स रिसीवेबल। अब एक बात बताना, मेरी बात समझो, बैंक अकाउंट डेबिट सपोज हम लोग मानते हैं 4900 तुम्हें मिले 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस से, बिल रिसीवेबल तुमने डिस्काउंट कराया 5,000 रुपए का। ठीक है, अब एक बात बताना, ये 4900 रुपीज तुमने क्या किया, ये 4900 तुम्हारी जेब में आ गए, तुमने अपनी जेब में डाल लिए ये 4900। अब बात समझना, ये 4900 तुमने अपनी जेब में तो डाल लिए, लेकिन एक बात बताना, सपोज मैच्योरिटी डेट, आज हमारी डेट सपोज मान लेते हैं 1 अप्रैल है, हम लोग एक डेट अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल आज डेट है, आज से 3 महीने बाद या फिर कह सकते हो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 2 मई को, या फिर मान लेते हैं 1 मई और 4 मई को तुम लोगों की मैच्योरिटी डेट हो रही है। ठीक है, इस बिल की मैच्योरिटी डेट हम लोगों की 4 मई को हो रही है और हम लोगों ने डिस्काउंट 1 अप्रैल को करा लिया, तो उस हिसाब से थोड़ा डिस्काउंटिंग चार्जेस गए, तो 4900 तुम्हारी जेब में तुमने डाल लिया। अब एक बात बताना, अभी तो तुमने जेब में डाल लिए, ठीक है, अब ये जो हम लोगों का दूसरा बंदा होगा, वो जो जिसे हम लोग ड्रॉई बोलते थे, याद करो ड्रॉई ड्रॉअर होते थे, तो ये जो ड्रॉअर था उसने तो डिस्काउंट करा लिया, लेकिन इस ड्रॉई को मैच्योरिटी डेट में क्या कहते हैं, यानी कि 4 मई को 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करने होंगे कि नहीं होंगे। एक बात बताना, तुमने तो पहले डिस्काउंट करा लिया, पहले तुमने बैंक से पैसा ले लिया, समझो बात को, तुमने पहले बैंक से पैसा ले लिया, लेकिन मैच्योरिटी डेट में तो जो ड्रॉई था उसे 5,000 रुपए देने होंगे ना। अब एक बात सुनो मेरी बात, तुमने भी, अब हम लोग इस चीज पे डिस्कस करते हैं, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड।
अभी तक मैच्योर नहीं हुए वो, यानी कि सपोज तुमने 1 अप्रैल को बिल डिस्काउंट तो करा लिया है लेकिन अभी नॉट मैच्योर्ड है वो। हम लोग इतना समझ गए कि इस डेट पे हम लोगों ने जब 1 अप्रैल को डिस्काउंट करा लिया बिल को, तो बिल डिस्काउंट तो हो गया, पैसा ले लिया जेब में डाल लिया, लेकिन वो क्या है, बिल डिस्काउंट हो गया लेकिन नॉट मैच्योर, यानी अभी उसका मैच्योरिटी डेट पे उसका पैसा जो है, जो मैच्योरिटी डेट में उसका पैसा है वो अभी पे नहीं किया गया है बैंक को। एक तरह से देखा जाए लायबिलिटी अभी सेटल नहीं करी गई है। अब बात समझना, ये जो हुआ ये भी तो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हुई ना। कैसे हुई बताऊं क्या? एक बात बताना, तुमने पैसे निकाल लिए 4900 रुपीज, बात समझना बिल्कुल अच्छे से समझना, ये 4900 रुपीज तुमने निकाल लिए। अब एक बात समझो, लेकिन तुमको बैंक अकाउंट डेबिट 4900 तुमने कर लिया है। अब एक बात बताना, सपोज ये तुमने यूज भी कर डाले, तुमने 4900 कहीं यूज भी कर डाले। अब मान लो जो तुम्हारा ड्रॉई है ये 4 मई को, यानी कि मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं देता है, ये जो तुम्हारा ड्रॉई है ये 4 मई को पैसा नहीं देता है बैंक में, तो क्या होगा पता है तुम्हारे साथ? तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हें पूरा पैसा जो है, तुम्हें पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा बैंक में। समझ में आई बात? और सब पूरा पैसा कितना? तुम्हें 4900 पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुमने पूरा 5000 देना पड़ेगा पैसा। बात समझ में आती है? बाद में भले तुम वो एक्स्ट्रा जो रुपए हो, 100 रुपए जो तुम्हारे ज्यादा लग गए वो तुम ड्रॉई से वसूलोगे, लेकिन क्या होगा, तुम्हें वो पैसा बाद में देना पड़ जाएगा। अगर ड्रॉई है उसने 4 मई को मैच्योरिटी डेट को पेमेंट नहीं की तो अब केस समझना, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, यानी 1 अप्रैल को समअप करते हैं, इसका क्रक्स निकालते हैं। ये निकला कि बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड का क्रक्स ये है कि सपोज तुम्हारा 1 अप्रैल को तुमने 5000 का क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, लेकिन अभी तक बिल मैच्योर नहीं हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में उस पीरियड तक के लिए, जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, जब तक पे करने का टाइम नहीं आ जाता, तुम्हारे लिए वो एक तरह की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि इन केस, एक फ्यूचर इवेंट सोचो, इन केस ड्रॉई ने पे नहीं किया पैसा, तो वो तुम्हें अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। समझ में आई बात? तो ये हम लोगों की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ गई? नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। वेव वाला पॉइंट तो समझ में आ गया सबको। वेव होने का मतलब क्या है? किसी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई है। मैंने चारों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझा दी है तुम्हें। अब एक बात समझना, इनमें से कोई भी लायबिलिटी जब भी वेव कर दी जाए या ना देनी पड़े तो समझ लेना हम लोगों को कोई एंट्री पास नहीं करनी है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बस इतना ही है कि हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है, बस। कंटिजेंट लायबिलिटी समझ में आ गई, तो वेव कब होगी ये समझ में आ जाएगा। और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो भाई आराम से सब कुछ क्लियर होगा, तो प्लीज कभी भी रश मत करना, ठीक है? तो नो एंट्री पास होगी। लेकिन अब समझो, अगला हम लोगों का मुद्दा है सेटलमेंट। को मार्कर चेंज कर लो जरा। अगला हम लोगों का मुद्दा है सेटलमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज। कंटिजेंट लायबिलिटी को सेटल करना है। अब एक बात बताओ, यहां तो वेव कर दी गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वेव कर दिया गया कि भाई मत दे पैसा, ठीक है, जो तुझे किसी फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की वजह से देना पड़ सकता था, मत दे। तो हालांकि वो कंटिजेंट लायबिलिटी बुक में ही नहीं थी, वो कंटिजेंट लायबिलिटी बुक में ही नहीं थी, तो हम लोग को एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन सपोज उस कंटिजेंट लायबिलिटी को अब हमें पे करना पड़ जाता है। अब उस कंटिजेंट लायबिलिटी को थकी हारी कंपनी बेचारी, हम लोगों के दरिया दिल लोगों की बिल्कुल क्या कह सकते हैं कमी हो गई है, तो कुछ ना कुछ एक से एक लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतना दरिया दिल नहीं हूं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी को सेटल करते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैश या टू बैंक, जो भी हम लोगों का, जिससे भी हम लोग पे ऑफ करना चाहें। कैपिटल रिडक्शन क्यों आ गया? क्योंकि मेरे भाई और उनकी बहनें, हम लोगों की बुक्स में ही, हम लोगों की बैलेंस शीट में कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं आती है।
ठीक है, जब बुक्स में ही नहीं आती है तो एक तरह से देखा जाए कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोगों का एक तरह का लॉस है या नहीं है। जो चीज बुक्स में होती तो हम लोग यहाँ पे वो लायबिलिटी का नाम लिख देते, लेकिन फिर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी किस बात की, समझ में आई बात? वो कंटिंजेंट लायबिलिटी किस बात की, जो बुक में आ जाए, तो बुक में तो थी नहीं, लेकिन इस लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ा हमें, तो एक तरह का हमें नुकसान हो गया कि नहीं हुआ, बताओ? नुकसान हुआ। तो नुकसान तो हमेशा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप का भी हम लोगों का क्या खुला हुआ है, मुनाफा और लॉस वाला अकाउंट हम लोगों का कौन सा है इस समय, कैपिटल रिडक्शन। तो इसी तरीके एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने काफी कुछ अच्छे से समझा, यहां तक मुद्दा था और सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने लिया इस एंट्री पे, बस और कहीं इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ी है, बात समझो। ठीक है, हम लोगों का जो मेन मुद्दा है वो आ रहा है, मेन बातें हम लोगों की हो रही है, ये सब तो माहौल बनाने के लिए था। अब ये एक चीज होती है जो हम लोगों ने पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है, बात समझना। जल्दी से एक छोटा सा नुन्नू सा चुन्नू सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। देखो 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 देखो, अब देखो क्या हो रहा है। एक चीज यार यहाँ पे मिस हो गई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक चीज लिख लो, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू, इस समय यार ध्यान नहीं रहा, अभी अभी ध्यान आया बिल्कुल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब बात सुनो, एंट्री लिखी हुई है, एंट्री क्लियरली विजिबल होगी तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू, ये एफवी का मतलब हो गया ओल्ड फेस वैल्यू, पुरानी फेस वैल्यू, डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये देख रहे हो, ये कंटेनर भरता जा रहा है। लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम लोगों का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है एक तरह का कंटेनर होता है, उसमें खूब सारा क्रेडिट 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 भरा जाता है। तो देखो क्रेडिट फिर से भर दिया गया, और नरेशन हम लोगों का है बीइंग लायबिलिटी ऑन शेयर्स रिड्यूस्ड। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो, ये एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ हम लोगों की जो क्यूमुलेटिव रिवीजन वाला प्रॉमिस था मेरा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो जो चीजें मुद्दे होंगे हम लोगों के पिछली क्लासेस वाले, उनको भी हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो सारे प्रोमिसेस में तुम लोगों के रख रहा हूँ यार। ठीक है, तो बस मेरा ये रहेगा कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, और थोड़ा अपने भाई का भी सपोर्ट कर दो। ठीक है, आओ क्या होने वाला है। सपोज तुम्हारे पास शेयर कैपिटल है, अभी फिलहाल तुम्हारी जो शेयर कैपिटल है वो तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार है। तुम्हारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, यार जीरो अच्छे से बनता नहीं यार। तुम्हारे पास सपोज करो 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है ना, एट ₹10 ईच। 1 लाख शेयर है तुम्हारे पास, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, अब एक बात बताना, तुम्हारी ये ओल्ड फेस वैल्यू है, ये ओल्ड फेस वैल्यू तुम्हारी है, पुरानी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तुम्हें बोला गया कि रिड्यूस कर दो, रिड्यूस शेयर्स टू शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। तुमसे बोला गया कि तुम्हारी शेयर कैपिटल जितने की भी है, 10 रुपए की है तुम्हारी शेयर कैपिटल, तो उसको अब उन्हीं शेयर्स को रिड्यूस, 2 शेयर्स, कौन से शेयर्स, इन शेयर्स को जो कि 10 रुपए के हैं, इनको शेयर्स कितने के, 4 रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। यानी 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है तुम्हारी, उन शेयर्स को तुम्हें 4 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 4 रुपए वाले शेयर्स में तुम्हें इन्हें, इन शेयर्स को कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये तुम लोगों की क्या बता दें, ये न्यू फेस वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ या ना? हाँ, आ तो रही है। देखो कैसे, इसकी एंट्री क्या पास होगी, तुम लोगों की जो शेयर कैपिटल है, ओल्ड फेस वैल्यू वाली, ओल्ड फेस वैल्यू कितने की थी, 10 रुपए वाली। ठीक है, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख इंटू 10 रुपए, ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी।
कितने की हो गई? 10 लाख है, ठीक है। टू देखो क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू कितना रुपए पे बनाना है हम लोगों को? नई फेस वैल्यू कितनी है? पुरानी फेस वैल्यू तो 10 क्या कहते हैं 10 रुपए थी, नई फेस वैल्यू कितनी आई है? 4 रुपए। तो हम लोगों को कितने में कर दें? रिड्यूस शेयर्स टू शेयर्स, हाँ ठीक है, ऑफ 4 ईच। हम लोगों को 4 रुपए का बनाना है इनको, तो 4 रुपए का बना दिया हम लोगों ने। 1 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 4 लाख। और बचा हुआ जो हम लोगों का चला जाएगा वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 10, 4 माइनस 6, 1 2 3 4 5। अरे यार गंदा। ठीक है, समझ में आ गया। बीइंग लायबिलिटी ऑन शेयर्स रिड्यूस, पहले लायबिलिटी शेयर्स पे कितने की थी हम लोगों की? 10 रुपए की थी, याद है, कह सकते हो। शेयर कैपिटल में कितना था? 10 लाख रुपए। अब कितना है? 4 लाख रुपए। हम लोगों ने रिड्यूस कितना कर दिया? 6 लाख रुपए। ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। अब बात को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया यार। ये लिखा हुआ है फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स सिमिलर एंट्रीज आर पास्ड। चाहे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अगर ये जो बात हुई है, ये इक्विटी शेयर्स के लिए भी हो सकती है, ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी सेम एंट्री पास होगी, और डिवेंचर्स के केस में भी सेम एंट्री ही पास होगी, और कुछ बदलाव नहीं होगा, बस नाम बदलेगा, काम वही रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, ये एंट्री भी समझ में आ गई अपने को। अब क्या है? राइटिंग ऑफ लॉसेस, लास्ट एंट्री हम लोगों की। लास्ट एंट्री हम लोगों की क्या है? लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री क्या है? राइटिंग ऑफ लॉसेस। एक बात बताओ, मार्कर चेंज करते हैं। अब तक हम लोग क्या समझ रहे थे? लास्ट क्लास में क्या बताया था? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उन लॉसेस को खत्म करना जो सालों से होते चले आ रहे हैं, जो हम लोगों के पास इकट्ठा हो गए हैं। कुछ चीजें रिड्यूस करनी होती थी, इंटेंजिबल एसेट्स हटाने होते थे, लॉसेस हटाने होते थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हटाने होते थे, ये सारी चीजें हटानी होती थी हम लोगों को। तो हम लोग अब वो मेन अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों को जो जो रिड्यूस करना होता था, ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है ना, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, जो हम लोगों ने इसको इतना भर रखा है, इतना क्रेडिट बैलेंस से भर रखा है, अब इसको हम लोगों को डेबिट करेंगे इन चीजों के साथ, तभी तो हम लोगों का मामला बराबर होगा, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव तभी तो फुलफिल होगा। तो ये एंट्री जो है, ये हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था, ये उसको फुलफिल करती है। ठीक, अब देखो कैसे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इकट्ठा हो चुका है, सब हो चुका है, डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उसमें हटा देंगे, टू इंटेंजिबल एसेट्स भी हटा देंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हटा देंगे, और टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे, जब कंपनी स्टार्ट होती है उसके पहले कुछ खर्चे हुए, उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या तुम्हें मालूम है? एडवर्टाइजमेंट, जिसका हम लोगों ने सालों सालों भर तक हिसाब किताब कर रखा होता है। ठीक है ना, अगले सालों तक हम लोग सेट ऑफ करने वाले होते हैं, ये वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वैसे एक बात बता दूं, आज की डेट में ये तुम लोगों को ध्यान में देना है इस चीज पे ज्यादा, बस नॉर्मली बता रहा हूँ, डिफरमेंट जो है अब अलाउड नहीं करता। AS 26 इंटेंजिबल एसेट डिफरमेंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डिसअलाउ करते हैं, इस चीज का कोई हिसाब किताब होता नहीं, लेकिन हाँ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो बता दिया। ठीक, तो ये हम लोगों की कहानी थी, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो था फुलफिल हो गया, ये जो बताया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस। अब एक बात बताना, तुम्हारी बाल्टी है, ठीक है, उसमें से पानी गिराया, पानी फेंक दिया तुमने सारा, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट था तुमने सारा का सारा इनमें डेबिट करा करके बचा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ना, पूरा का पूरा। लेकिन क्या पॉसिबल है खत्म हुआ हो? तुम्हारे पास क्या पता बैलेंस कुछ ना कुछ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में फिर भी बच जाए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तुम्हारे पास क्या पता बैलेंस फिर भी बच जाए, तो क्या होगा? दो टाइप के बैलेंस बच सकते हैं अपने पास, एक क्रेडिट बैलेंस बच सकता है या एक डेबिट बैलेंस बच सकता है। क्रेडिट बैलेंस इन केस बचता है अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में,
तो उसको इज्जत के साथ, किसके साथ, इज्जत के साथ और पूरी मोहब्बत और श्रद्धा के साथ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, खत्म बात। कैपिटल डिडक्शन में डेबिट भी तो बच सकता है, क्या पता हम लोगों ने इतना सब कुछ रिड्यूस करने के बावजूद भी अमाउंट इतना सफिशिएंट ना हुआ हो कि वो इन लॉसेस को कवर कर सके। हो सकता है कि हम लोगों ने इतना जो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट हम लोगों ने खोल रखा है उसमें खूब सारे बैलेंसेस भरे हैं, खूब अमाउंट भर रखा है, फिर भी क्या पता ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि वो सफिशिएंट ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, हम लोगों के पास डेबिट बैलेंस बचने वाला है, ध्यान रखो डेबिट बैलेंस बचेगा ही बचेगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल रिजर्व पहले से पड़ी है तो उसके साथ उसे एडजस्ट कर दो, तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ी हुई है उसके साथ एडजस्ट कर दो, या कोई जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं कि बचा हो, तो उसके साथ तुम उसे एडजस्ट कर दो। फिर भी अगर सपोज तुम्हारा डेबिट बैलेंस नहीं जा रहा, फिर भी अगर मान लो इतने करने के बावजूद भी दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मानता, यहां पे क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है कि मानता नहीं, ठीक है। तो इसके बाद भी इफ स्टिल देयर रिमेन्स अ डेबिट बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तब भी डेबिट बैलेंस बचता है तो उसको बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ और उसको एक कैपिटल लॉस की तरह शो कर दो। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। इसको लेकिन नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब भी डेबिट बैलेंस अगर बच जाता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, तो बैलेंस शीट में उसको कैपिटल लॉस की तरह हम लोग शो कर देंगे। तो जल्दी से अब हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ डाला हम लोगों ने, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं सब चीजों का। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। पहली एंट्री क्या थी, रिडक्शन इन लायबिलिटीज। कोई क्रेडिटर ऐसा था जिसने कह दिया कि ऐसा है यार, चलो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब पैसे तुम मुझे, पहले मैं 1 लाख लेने वाला था 50,000 लूंगा, तो यानी कोई क्रेडिटर के साथ कोई लायबिलिटी थी तुम्हारी वो कम हो गई, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एंट्री, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लायबिलिटीज कोई बढ़ गई है, सपोज तुम्हारा कोई क्रेडिटर पंगे वाला था तो उसने क्या कह दिया कि और पैसा दो, तो कैपिटल रिडक्शन एक तरह का तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 1 लाख देना था तुम्हें 2 लाख देना पड़ रहा है, तो तुम्हारे लिए लॉस हो गया, तो सन्ड्री लायबिलिटीज और बढ़ जाएंगी और कैपिटल रिडक्शन से हम लोगों का एक तरह का लॉस दिखेगा। आगे बढ़ो। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, भाई मार्केट वैल्यू वाला गेम है, इन दोनों में तुमको समझ में आ जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर सन्ड्री एसेट्स जो भी हम लोगों की वैल्यू उनकी कम हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, यहाँ पे क्या बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज, बीइंग रिडक्शन इन लायबिलिटी, दैट्स इट, ठीक है। आगे समझो। फॉर पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के हम लोगों के जो खर्चे हो गए उसकी एंट्री क्या होने वाली, कैपिटल रिडक्शन। क्योंकि खर्चे उस समय पहले बुक्स में तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग बस केवल इनको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे ही डेबिट कर देंगे, क्योंकि खर्चे भी हम लोगों का एक तरह का लॉस है, तो हम लोग डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन को, क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट को, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, 4 कंटिंजेंट लायबिलिटी पे सबसे ज्यादा मैंने टाइम दिया है, तो अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा सा भी नहीं क्लियर है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो और जा करके फिर से देखो उस चीज को, उसमें सब कुछ समझा दिया। ये चारों की चारों हम लोगों ने कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो सपोज कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जिसका तुम्हें आगे पैसा देना पड़ सकता था, लेकिन अब पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो क्या कर दो, इन कंटिंजेंट लायबिलिटी को वेव किया जा रहा है, तो ऐसे में कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोगों की बुक्स में ही नहीं थी, बैलेंस शीट में ही नहीं थी। तो अगर अब उसके लिए पहले पैसा देना पड़ सकता था लेकिन बुक्स में नहीं था, और पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन क्या होता है कभी कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी का पैसा देना पड़ सकता है, तो वो तो तुम्हारी बुक्स में नहीं थी, हम लोग तो एक तरह का तुम्हारे लिए लॉस हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सी थी, बुक्स में नहीं थी, बुक्स में नहीं थी, तो अगर वो एक तरह का लॉस जो था तुम्हारा, तुम उसे पे ऑफ कर रहे हो, तो एक तरह से डेबिट हो जाएगा तुम लोगों का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट,
ठीक है, टू कैश या बैंक। आगे समझो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत इजी था, पुरानी फेस वैल्यू की मैंने एग्जांपल में यहाँ पे अभी समझाया था, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करो और उसको फिर से देखो। कैपिटल शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू वाली को डेबिट कर देना, न्यू फेस वैल्यू वाली जो उसको क्रेडिट कर देना, और जो बैलेंसिंग फिगर हो जितना रिड्यूस किया गया है, ठीक है ना, कैपिटल रिडक्शन में क्या डालना है, जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, रिड्यूस्ड अमाउंट जो है, जो हम लोगों का कम करने के बाद आ रहा है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग लायबिलिटी ऑन शेयर्स रिड्यूस्ड, फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के लिए भी सेम एंट्री पास की जाएगी। अब ये क्या है, राइटिंग ऑफ लॉसेस। अब हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट क्रेडिट खेल रहे थे, तो ये जो हम लोगों का होगा, ये हम लोगों का मेन पर्पस फुलफिल करने वाला है। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे और सारे के सारे जो लॉसेज होंगे, जैसे पीएल अकाउंट का हो सकता है एक्यूमुलेटेड लॉस, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, सालों पुराना हम लोगों को क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, वो भी हम लोग डाल सकते हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। अब क्या है, बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो दो टाइप के बैलेंस बच सकते हैं, पहला हो सकता है क्रेडिट, दूसरा हो सकता है डेबिट। ठीक है, क्रेडिट बचता है तो इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, श्रद्धा के साथ उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो, अकेले डालो यार, ये इज्जत मोहब्बत श्रद्धा प्लीज यार लिटरली मत ले लेना। ठीक है, तुम लोग यार फिर प्रॉब्लम मेरे क्रिएट कर दो। डेबिट बैलेंस बच सकता है, जैसे क्रेडिट बच सकता है वैसे ही डेबिट भी तो बच सकता है। तो डेबिट बच जाए तो कैपिटल रिजर्व से पहले माइनस कर देना, मतलब एडजस्ट करा देना, नहीं उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट से। इतना करने के बावजूद भी अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो उसको बैलेंस शीट में ले जाना और कैपिटल लॉस की तरह शो कर देना, और ये हम लोगों का सत्संग जो था ये समाप्त होता है। ठीक है, हम लोगों ने अब क्या करा है, हम लोगों ने आगे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ पहला कदम ले लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस करी थी, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों का मैंने नॉलेज दिया था ताकि आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ पाओ। और फिर लास्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो मेन हम लोगों का मुद्दा था वो समझाया। और इस क्लास में मैंने क्या बताया है कि यहाँ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो भी होगा उसके से रिलेटेड जो जो जर्नल एंट्रीज पास हुई है वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, बेसिकली यही एंट्रीज पास होंगी, कोई अच्छे क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कोई एक्सेप्शनल केस निकल के आता है तो उसका अलग ही मजा होगा, हम लोग उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि प्लीज इन जर्नल एंट्रीज को आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इनको रिवाइज कर लो। ठीक है, जो पिछली क्लास थी उसे भी रिवाइज करो, और इसमें जो जो मैंने बताया उसे भी रिवाइज करो। जो जो लास्ट क्लास के कंसेप्ट थे यहाँ से रिलेटेड मैंने उन्हें भी रिवाइज करा दिया है आपको। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो है इसका पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज का तुम्हें जो क्या कह सकते हैं वो स्नैपशॉट होगा, फोटो होगा, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से जा करके निकाल लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे होगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके उस ग्रुप को सब्सक्राइब करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से अब इसकी जो फोटो हो वो निकाल लेना। और अभी नोट कर लिया तो और अच्छी बात है। तो प्लीज़ एक बात समझ लो, इसे रिवाइज करो, और फिर बात के लिए हम लोग बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो वहाँ तक अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग परफॉर्म करो, मैं भी अच्छे से परफॉर्म करूँ, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि मैं भी जो बताऊँ ये भी आप लोगों को भी समझ में आए। अदरवाइज अभी तक का नहीं याद है तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ जाके रिवाइज जरूर करना। थैंक यू।